तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए आपको। आप लोग ये तो समझते हैं कि कभी भी रेस्ट या मोशन जब भी डिस्कस करना होता तो रिलेटिवली बात करते हैं। इफ द बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी, then the first body or second body are called in rest with respect to second body. यदि कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन यदि पोजीशन चेंज करती है तो फिर हम सेकंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में कहेंगे। तो कभी भी मोशन या रेस्ट जो बात होती है वो रिलेटिवली बात होती है। जैसे इस वक्त आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप रेस्ट में हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, लेकिन आप इस वक्त मोशन में भी हैं सन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, अर्थ मोशन में है और हम लोग अर्थ पर हैं, इसलिए आप दोनों पोजीशन में हैं। तो कभी भी रेस्ट बताना है या मोशन बताना है तो वो बात की जाती है रिलेटिवली। फिर जैसा इस चैप्टर को अपन बोल रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, इसका मतलब मोशन इन टू डायमेंशन भी होता है और मोशन इन थ्री डायमेंशन भी होता है। So when the body moves on a straight path, then the motion of a body is called one dimension motion. For example, motion of car on a straight road. For example, freely falling body from the top of a tower. ये एग्जाम्पल्स हैं मोशन इन वन डायमेंशन के। लेकिन नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, तो मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन द प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन, ये सब क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। फिर थ्री डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? व्हेन द बॉडी मूव्स इन द स्काई और स्पेस, then the motion of a body is called three dimension. For example, motion of kite, it is the example of three dimension motion. For example, motion of molecules of a gas, it is the example of three dimension motion. नेक्स्ट बच्चों, मुझे जो डिस्कस करना चाहिए वो आप लोग से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एक साथ स्टडी कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो टोटल पाथ traveled by the body is called distance, whereas shortest distance between final and initial position is called displacement. तो इसका मतलब जो हम डिस्टेंस बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया टोटल पाथ traveled by the body is called distance, whereas shortest distance traveled by the body between final and initial position is called displacement. इसका मतलब डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। यहां से बॉडी ए से बी पर जा रही है, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए। हर अलग अलग केस में डिस्टेंस डिफरेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस का फिक्स डायरेक्शन नहीं होता
और डिस्टेंस इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट यही माना जाएगा, मतलब इसका फिक्स डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के लिए बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले लेंथ के टर्म्स में मेजर करते हैं, तो m0 l t0 m0 l t0, दोनों के लिए यूनिट सेम है। इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स, इन एसआई सिस्टम मीटर्स मीटर्स। ये एक सिंपल सा कंपैरिजन अपन ने देखा बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि मैं केवल मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इज इट पॉसिबल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? तो आपका आंसर होगा यस सर, डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। अभी मैंने आपको समझाया था, यदि बॉडी ए से बी पर जा रही है और यदि ऐसे दो पाथ, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये जो कर्व दिख रहा है ये पाथ डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। तो फिर डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, ए से बी पर जा रही है, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस लेस हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट से? तो नो, क्योंकि हमने बोला ही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशन। फिर 8 if the body is in motion but the distance traveled by the body is 0, is it possible? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि बॉडी यदि मोशन में है तो नो डाउट कुछ ना कुछ तो पार्ट ट्रेवल करेगी, इसलिए डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। लेकिन यदि बॉडी मोशन में है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यदि बॉडी मोशन कर रही है और किसी वक्त वो उसकी पोजीशन अपनी इनिशियल पोजीशन से पास हो रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा। यदि जिस डायरेक्शन में बॉडी को डायरेक्ट किया गया है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में उसको डायरेक्ट किया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव माना जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब पॉसिबल है। यदि यहां पर ये 5th और 6th इन पॉइंट्स को कंबाइन करें, तो आपको ये समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1 होगा, जबकि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसका रेशियो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पॉसिबल है। यदि आपसे पूछा जाए कि which value is impossible for the ratio distance and displacement, और 4 ऑप्शन दिए जाएं, एक 1.2, एक 2, एक 1 और एक 0.9,
तो आपका आंसर होगा 0.9। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। इसका उल्टा करोगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसका रेशियो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। जैसा मैंने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ाया है, बिल्कुल वैसा ही हम लोग स्टडी कर सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी के लिए। तो बच्चों, नेक्स्ट मुझे आपसे जो डिस्कस करना चाहिए वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो व्हाट इज स्पीड? तो आप सब जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी। यदि मैं स्पीड के लिए बोलूं तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम is called speed. Velocity, displacement travel by body per unit time is called velocity. डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। जबकि यहाँ पर वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। दोनों के लिए बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, L बाई डी और इसलिए m0 LT-1, यहां भी m0 LT-1। दोनों के लिए यूनिट सेम होगी। इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां भी सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन एसआई सिस्टम मीटर पर सेकेंड, यहां भी मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल कंपैरिजन। लेकिन यदि केवल मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो क्या स्पीड ग्रेटर हो सकती है वेलोसिटी से? बिल्कुल हो सकती है। यदि सेम टाइम में बॉडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड ग्रेटर होगी उसकी वेलोसिटी से, और अपन ने देखा डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। तो यदि सेम टाइम में बॉडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है डिस्प्लेसमेंट से, इसका मतलब है कि स्पीड ग्रेटर हो सकती है वेलोसिटी से। ये जनरली 2 डायमेंशन मोशन जब बॉडीज करती हैं तब होता है। जैसे बॉडी यहां से यहां जा रही, यहां जा रही, ए से बी पर, ए से बी तक पहुंचने में उसको टी टाइम लग रहा है, तो इतने टाइम में उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसलिए स्पीड ग्रेटर होगी। और सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट कम है तो वेलोसिटी कम होगी। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी तो स्ट्रेट पाथ पर सेम टाइम में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगी। क्या स्पीड लेस हो सकती क्या वेलोसिटी से? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस लेस नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। If the body is in motion,
but the speed of a body is 0. Is it possible? No. बॉडी मोशन में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इसलिए स्पीड भी होगी, स्पीड 0 नहीं होगी। वेलोसिटी ये 0 हो सकती है, तो वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उस वक्त वेलोसिटी भी 0 होगी, और जिस डायरेक्शन में डायरेक्ट किया गया है यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी नेगेटिव, और यदि सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव। जैसे किसी बच्चे की बॉल जो है वो आपके घर के छत पर आ गई है, आप छत पर खड़े हैं और वो मांग रहा है, आपने बॉल को यदि डाउनवर्ड थ्रो कर दिया तो वेलोसिटी पॉजिटिव दे दी, और यदि आपने अपवर्ड थ्रो कर दिया तो इसका मतलब आपने वेलोसिटी नेगेटिव दे दी। तो बच्चों यहाँ भी आप देखें इन पॉइंट्स के बेसिस पर यदि 5th और 6th पॉइंट को देखें तो स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड अपॉन वेलोसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यहाँ स्पीड अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड अपॉन वेलोसिटी ये कैसा होगा रेशियो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जबकि वेलोसिटी अपॉन स्पीड ये रेशियो कैसा आएगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1। अब बच्चों इसके बाद मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled upon total time taken। ये एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला है। तो यदि मान लीजिए क्वेश्चंस आते हैं आपको और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई बॉडी है वो t1 टाइम पर x1 डिस्टेंस, नेक्स्ट t2 पर x2 और नेक्स्ट t3 इस पर x3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 का मतलब समीशन ऑफ x, और t1 प्लस t2 प्लस t3 का मतलब है समीशन ऑफ t। पर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि t1 टाइम, t2 टाइम, t3 टाइम, t1 टाइम पर वेलोसिटी v1, t2 पर स्पीड v2 और t3 पर स्पीड v3। डिस्टेंस नहीं दिया और आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर x1 आप निकाल सकते हैं, v1 इज इक्वल टू x1 अपॉन t1, तो x1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2, x3 इज इक्वल टू v3 इंटू t3, और यहाँ जो x1 प्लस x2 प्लस x3 था उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। इसका मतलब समीशन ऑफ vt अपॉन समीशन ऑफ t।
भाई v इज इक्वल टू x बाय t, तो x इज इक्वल टू v इंटू टी, तो x की जगह v इंटू टी रख दिया, तो समीशन vt अपॉन समीशन t, समीशन vt का मतलब हो गया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। पर यदि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें आपको x1 स्पीड इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड गिवन है, x1 डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग स्पीड गिवन है, x2 डिस्टेंस इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड गिवन है, x3 डिस्टेंस इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड गिवन है, टाइम मिस कर दिया। अब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो सेम होगा, समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t, लेकिन टाइम नहीं है, तो फर्स्ट वाले पोजीशन में टाइम क्या होगा, तो v1 इज इक्वल टू x1 बाय t1, तो t1 इज इक्वल टू x1 बाय v1, t2 इज इक्वल टू x2 बाय v2, t3 इज इक्वल टू x3 बाय v3। इसका मतलब है यहां पर जब आप सब्स्टिट्यूट करिए तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू समीशन ऑफ x, समीशन t की जगह जाएगा समीशन x बाय v, मतलब जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम टाइम की जगह पर x बाय v रख देंगे। अब ये हो गया समीशन x का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, और डिनोमिनेटर में समीशन x बाय v का मतलब हो गया x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3। इस तरीके से एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लोग यदि मैं पूछूं तो मुझे लगता है एक आध स्टूडेंट मन में जवाब दे रहा होगा कि सर जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट टोटल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इसको टोटल नहीं निकालते। इसलिए एवरेज वेलोसिटी में केवल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए आपको एक्सेलरेशन। तो आप सबको पता है एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity is called acceleration. If the rate of change of velocity is positive, then it is called acceleration, and if the rate of change of velocity is negative, then it is called retardation. Acceleration denoted by plus a, retardation denoted by minus a. तो बच्चों ये जनरल एक डिस्कशन था जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इन सब के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट उसके बाद मुझे आपसे जो डिस्कस करना चाहिए वो है, कभी कभी आप देखिए क्वेश्चंस में आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन होता है, और पोजीशन टाइम इक्वेशन की हेल्प से वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x is equal to 5t square plus 3t plus 9, then find its initial velocity, velocity after 3 seconds, and find its acceleration. तो यदि ऐसे क्वेश्चंस हैं तो बहुत सिंपल है कि यदि आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन यदि ये गिवन हो और आपको वेलोसिटी फाइंड करना हो, तो आपको dt ऑफ x करना चाहिए। dx का मतलब चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट।
जैसे x इज इक्वल टू मैंने बताया 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, मतलब कोई पार्टिकल जो वो मूव कर रहा है उसकी पोजीशन जो है टाइम पर डिपेंड कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। टाइम की वैल्यू 0 रख दोगे तो x 9 आ जाएगा, मतलब इनिशियली वो स्टार्टिंग पॉइंट से 9 मीटर डिस्टेंस पर है। फिर t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो न्यू पोजीशन मिल जाएगी, जो 9 नहीं होगी, 5 प्लस 3 8 प्लस 9 17 मीटर पर होगी, मतलब बॉडी मूव कर रही है 9 मीटर से 17 पर चले गई। अब वेलोसिटी निकालना है तो आप इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, dt ऑफ x यहाँ पर dt ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, ये जो dx अपॉन dt है इससे हमको पता चलेगा वेलोसिटी। तो कुल मिलाकर वेलोसिटी इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वेलोसिटी पता कर लेंगे। तो बच्चों यदि पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन हो तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए x का हमको डिफरेंशिएशन करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यदि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन कभी-कभी क्वेश्चंस में हमको उल्टा दिया रहता है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन गिवन रहेगा और फिर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों जैसे a इज इक्वल टू dv बाई dt है, और जैसा मैं आपको समझा रहा हूं at इक्वेशन ये गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन और वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आपको पता है a इज इक्वल टू dv बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू dt इज इक्वल टू dv, इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दीजिए तो a इंटू dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv मतलब v। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है और वेलोसिटी फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन a इनटू ऑफ dt, पोजीशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन v इनटू ऑफ dt। वैसे भी आपको पता है व्हाट इज इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यदि आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं x से v और v से a फाइंड कर रहे हैं तो इसका उल्टा a से आप v फाइंड कर सकते हैं और v से आप x फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों यूनिफॉर्म मोशन, जब हम ये बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन तो इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन द बॉडी ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, व्हेन द बॉडी ट्रैवल्ड equal distances in equal time interval, then the motion of a body is called uniform motion. For example, कोई बॉडी है हर 1 सेकेंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो आप उस बॉडी के मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन आप जरा सोचें, हर सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है। यदि बॉडी वन डायमेंशन मोशन कर रही है तो स्ट्रेट पाथ पर होगी और जो उसकी वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगी। अब यूनिफॉर्म मोशन में यदि मैं आपसे बोलूं बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो आप बता सकते हैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेटली ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस
ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3। 0 पर भी वेलोसिटी 5, 1 पर भी 5, 2 पर भी 5, 3 पर भी 5। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब इन यूनिफॉर्म मोशन VT graph, it is a straight line and parallel to time axis। तो ये है VT ग्राफ। और इस ग्राफ का यदि टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया कवर हो रहा है वो एरिया कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों ये A, ये B, ये C और ये D। और यदि हम इस एरिया को बोलते हैं A, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यदि हाइट 5 मीटर पर सेकंड की जगह v ले लें और टाइम को हम यहाँ t1 यहाँ t2, तो ये डिफरेंस आ जाएगा t2 माइनस t1, जिसको मैं dt बोल रहा हूँ। तो ये लेंथ v और ब्रेड्थ dt, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो b इनटू dt। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था v इज इक्वल टू dx बाय dt। तो इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू dx बाय dt into dt cancel is equal to of dx। dx का मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो VT ग्राफ की हेल्प से बच्चों हम लोग किसी गिवन टाइम इंटरवल में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ किया हुआ है कुछ ऐसा, ये वेलोसिटी, ये टाइम, इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड दे दी है 5, इसके करस्पॉन्डिंग 7, इसके करस्पॉन्डिंग -5, ये 0, 1, 2, 3, 4। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड, या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड। तो यदि डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस के लिए आपको ये एरिया A1, A2, A3 तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इनको ऐड कर दीजिए। तो जो बॉडी है उसका 4 सेकेंड में जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आ जाएगा। ये निकालना है इवन एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको मान लो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस 1 दिख रहा है और हाइट 7 भी दिख रही है, फिर ये एरिया भी निकाल सकते हैं आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, और ये कितना है 5, तो 2 इंटू 5 10। ऐसे ये निकाल सकते हैं आप। ये 5 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो 5 इंटू 1 जितना आया सबको ऐड कर दीजिए, डिस्टेंस आ गया। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो यही करना पड़ेगा, लेकिन ये जो नेगेटिव साइड पर, जो नेगेटिव वेलोसिटी के साइड में एरिया है उसमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड वाले एरिया ऐड होंगे और ये सब्ट्रैक्ट होगा। इससे आपका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये हो गया बच्चों VT ग्राफ। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हो।
पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन को अपन एक्स से डिनोट कर देते हैं, एक्सटी ग्राफ का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों आप लोगों को पता है v is equal to dx upon dt, dx is equal to v into dt। यूनिफॉर्म मोशन में v कांस्टेंट होता है, मतलब dx is directly proportional to dt या x is directly proportional to t। इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ वैसा ही होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स के ग्राफ्स होते हैं। और आप सब जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, इंक्लाइन होंगे टाइम एक्सिस से बाय सम एंगल, क्योंकि जो टाइम इंक्रीज होगा उसी रेशियो में एक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि 0 है तो 0 हो गया, फिर 1 तो 1 हो गया, फिर 2 तो 2 हो गया। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ग्राफ ऐसा होगा। इस ग्राफ को आप बोलोगे पोजीशन टाइम ग्राफ। So in uniform motion, position time graph, it is a straight line and it is inclined with the time axis by some angle, and this angle is called slope of position time graph। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ हाइट क्या शो कर रही है आपको? dx। ये क्या शो कर रहा? dt, चेंज इन टाइम। tan थीटा कितना होगा? तो tan थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन dt। tan थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी। मतलब जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है उसकी टेंजेंट ये उस बॉडी की वेलोसिटी को शो करेगा। यदि क्वेश्चन में आपको बोला गया है पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप 60 डिग्री है, अब बताइए बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? तो बहुत सिंपल, v is equal to tan 60 कर दीजिए। tan 60 आपको पता है √3, √3 मतलब 1.7। आप तुरंत टिक कर दीजिए 1.7 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये हो गया बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नेम से समझ में आ रहा है आपको? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, आप बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। या टावर के टॉप से आप किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन वर्क करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और स्मॉल हाइट के लिए अपन ये मानते हैं कि पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही ड्रॉ करें। तो हमको मालूम है एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन। यदि किसी बॉडी को आप टावर के टॉप से ड्रॉप कर रहे हो और यदि मान लीजिए स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन बोलेंगे तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर 1 सेकंड सेम, आफ्टर 2 सेकंड सेम। इसका मतलब जीरो टाइम पर भी 9.81, आफ्टर 1 सेकंड 9.81, आफ्टर, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। जैसा यूनिफॉर्म मोशन में बीटी ग्राफ था बिल्कुल सेम वैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रहेगा। मतलब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो निकाल लीजिए एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।
लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हाइट क्या बता रही है, एक्सेलरेशन, और ब्रेड्थ जो है वो t2 माइनस t1 होता है dt। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, a इनटू ऑफ dt। और एरिया कितना होता है बच्चों, सॉरी एक्सेलरेशन dv बाय dt। तो dt dt कैंसिल, तो dv मतलब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया, area covered by acceleration time graph with the time axis for any time interval, it represent the change in velocity in the given time interval। ये बताएगा change in velocity। फिर vt ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पर velocity time ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में vt ग्राफ कैसा होगा। तो आप सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, dv is equal to a into dt। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो dv इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। मतलब अब जो ग्राफ होगा, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स के ग्राफ्स होते हैं वैसा रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्लाइन होगा टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर यदि हम x एक्सिस पर टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी ले लें तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड होगा विद द टाइम एक्सिस बाय सम एंगल, और इस एंगल को अपन बोलेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। vt ग्राफ है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप। तो tan थीटा ले लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर जाएगा dv चेंज इन वेलोसिटी, और ये जाएगा dt। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ जाएगा dv बाय dt, और dv बाय dt होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसका टेंजेंट एक्सेलरेशन शो करती है। इसमें जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा थर्ड xt ग्राफ, वो पैराबोलिक होगा। भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, ये जाएगा ddt, और वेलोसिटी की जगह आप लिख सकते हैं dx बाय dt। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो जाएगा d स्क्वायर x इज इक्वल टू a इंटू dt स्क्वायर। तो जैसे पैराबोला का इक्वेशन होता है ना y इज इक्वल टू a x स्क्वायर, उससे मैच कर गया ये, और इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा बच्चों, पैराबोलिक होगा। एक्स टी स्टार्टिंग टाइम पर तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना, इसलिए। तो ये हो गया बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसके बाद लास्ट मुझे आपको बताना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो भी मैं इक्वेशंस बताने जा रहा हूं, ये सारे इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कंडीशन में है। तो उसमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग को पता है, v is equal to u plus at, second s is equal to ut plus half at square, और थर्ड v square is equal to u square plus 2s।
What is u? Initial velocity. What is v? Final velocity after time t. A, acceleration. And what is s? Distance traveled by the body in time t. यदि रिटार्डेशन होगा तो a की वैल्यू आप नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 3 इक्वेशंस हैं। इसके अलावा यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है और किसी पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है S nf is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी को आपने टावर के टॉप से ड्रॉप किया, उसको पूरा ग्राउंड तक आने में मान लीजिए 10 सेकंड लग रहा है, तो पर्टिकुलर 7 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि अलग अलग टाइम में डिस्टेंस अलग अलग होगा ना। शुरू में कम डिस्टेंस, बाद में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बाद में और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो बॉडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती जाएगी। तो वो आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। n की जगह 7 रख दीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी u, a एक्सेलरेशन, तो इससे आप पर्टिकुलर निकाल लेंगे। तो बच्चों, जितनी थ्योरी होनी चाहिए थी मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड सफिशिएंट है। इतनी थ्योरी के बेसिस पर आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप देखिए प्लेलिस्ट पर मैंने एमसीक्यूज जो है वो भी अपलोड किए हुए हैं, और डेफिनेटली हर वीडियो के नीचे आपको बुकलेट्स, एमसीक्यू जो है उन बुकलेट्स के लिंक दिए हुए हैं। यदि उन बुकलेट को आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें और क्वेश्चंस करें, फिर जो जो क्वेश्चन आपको नहीं बने हैं वो डाउट्स आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यदि आप थोड़ा मेहनत करेंगे बच्चों, तो आप लोग को बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।